अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर जो फ्रीलांस राइटर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके चांसेस ऑफ सक्सेस इन फ्रीलांस प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किल हो जाते हैं, उनके हाथ से मतलब हाथ आया हुआ प्रोजेक्ट जाने लगता है। ये 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं वाइल हायरिंग मल्टीपल राइटर्स फॉर माय ब्लॉगिंग वेबसाइट्स फॉर डिफरेंट फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। अक्सर ऐसा होता है कि मेरी वर्कफोर्स में इनफ राइटर्स नहीं होते, तो मैं फ्रीलांस राइटर्स हायर कर रहा होता हूँ टू गेट द एक्सटर्नल सपोर्ट टू आउटसोर्स द कंटेंट। और ये 5 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मैंने मोस्ट कॉमनली एक्सपीरियंस किए हैं, एंड अगर आप भी इसमें से एक कर रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आप भी हाथ आए हुए प्रोजेक्ट्स को, हाथ आए हुए रेवेन्यू को खुद गंवा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर 100 राइटर्स एक जॉब पे या एक गिग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 65% टू 70% एप्लीकेंट सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे होंगे ओवरऑल, और उन 65 टू 70% कैंडिडेट को मोस्टली मैं कंसिडर भी नहीं करता। इवन मैंने इनमें से किसी के साथ काम भी नहीं किया है किसी अच्छे या बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर ये इन 5 मिस्टेक्स में से कोई वो ऑलरेडी कर रहा है। द फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब होता क्या है कि मैं जॉब लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ या कोई और जो रिक्रूटर है वो भी लिंक्डइन के ऊपर जॉब पोस्ट कर रहा है, उसने इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है कि यहाँ पे अपनी ईमेल में सबमिशंस दे दें, अपनी पोर्टफोलियो सेंड कर दें, अपने राइटिंग सैम्पल्स सेंड कर दें। आप उसको लिंक्डइन पे ही मैसेज करने बैठ जाएंगे, या आप उसको फेसबुक पे हंट करके वहाँ पे मैसेज करने बैठ जाएंगे, या उसको भाई मैसेज क्यों कर रहे हो? आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है? जॉब डिस्क्रिप्शन जब पढ़ी है तो आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो क्यों नहीं किए? आपको अगर कोई सवालात हैं तो वो भी आप ईमेल पे क्वेश्चंस के साथ, सैम्पल्स के साथ आप उन क्वेश्चंस को अटैच कर दें कि ओके, दीज आर माई राइटिंग सैम्पल्स एंड दीज आर अ फ्यू क्वेरीज आई हैड रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। आप उसको मैसेज करने नहीं बैठ जाएं, क्योंकि 100 एप्लीकेंट्स अगर उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक बहुत कॉमन गिग है और बहुत ज़्यादा कंटेंट राइटर्स अवेलेबल होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसको पर्सनली उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके इन एफर्ट से इम्प्रेस हो जाएगा, नहीं वो इरिटेट भी हो जाएगा कि यार क्या ये बार बार मैसेज करे जा रहा है। तो यस, हम इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ से, ये नहीं करें। आपको अगर बोला ईमेल पे डाल दें, आप डाल दें। अगर आपका सैम्पल इतना काम का होगा या इतनी वर्थ रखता होगा तो वी विल कॉन्टेक्ट यू बैक, वी विल ईमेल यू बैक, वी विल स्केड्यूल अ जूम इंटरव्यू विद यू टू डिस्कस द जॉब फर्दर, बट डोंट डू इट योरसेल्फ। इवन जब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर किसी क्लाइंट को भी हंट कर रहा होता हूँ, आई ट्राई टू मेक श्योर कि जब तक प्रोजेक्ट विन नहीं हो रहा है, इस किस्म की कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है जिससे मेरा क्लाइंट मेरे साथ काम करने से पहले ही मुझसे इरिटेट हो जाए। उसको इरिटेट नहीं करना है, आपको उसको नहीं दिखाना है कि भाई आप उसको बहुत परेशान करने वाले हो। आपने उसको ये फील करवाना है कि आप उसका काम आसान करने वाले हो। यू नो हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड यू विल डू द नेसेसरी। You won't cause him any extra trouble, so don't do that. Second most common mistake, the most common mistake I would say is कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं होता है। You do not have a professional portfolio. अब पोर्टफोलियो से मुराद मेरी ये नहीं है कि आपकी एक फैंसी सी वेबसाइट बनी हुई हो जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स डली हुई हैं और सारे आर्टिकल्स डले हुए हैं। नो, आप भले ही अगर मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं या राइटिंग सैम्पल सेंड कर रहे हैं, उसको आप गूगल ड्राइव पे डाल दें। गूगल ड्राइव में आपने प्रॉपर नेमिंग की हुई हो आर्टिकल्स की, और अगर बहुत ज़्यादा 5 से ज़्यादा आप सैम्पल्स उसमें डाल रहे हैं तो उसको कैटेगराइज कर दें और उसी फोल्डर का लिंक उस बंदे को भेजें जिस कैटेगरी के अंदर आपने जॉब में अप्लाई किया। मिसाल के तौर पे अगर आपने सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग के ऊपर अप्लाई किया है तो सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग के ही सैम्पल्स का एक फ़ोल्डर बनाएं और वही लिंक उसके साथ वहाँ पे शेयर कर दें। और उस लिंक के अंदर भी, उस ड्राइव के अंदर भी डॉक की फॉर्मेट में नहीं भेजें भाई। क्यों भेजते हैं आप डॉक की फॉर्मेट में? PDF की फॉर्मेट में भेजें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉक के फॉर्मेट में डाल देते हैं। अब डॉक से ज़्यादा ईजियर है कि भाई आप PDF में उसका सैम्पल स्किम कर लो, समझ लो। आप हमारे लिए ना चीज़ें उल्टा मुश्किल बना देते हैं। सबसे अच्छे राइटर्स मुझे वो लगते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो वो कि उनकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट है।
अगर किसी की प्रोफेशनल वेबसाइट है देन आई नो फॉर श्योर, इवन योर क्लाइंट नोज फॉर श्योर कि दे आर डीलिंग विद समवन प्रोफेशनल, दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस और ये बंदा हमारे काम को सीरियसली लेके चलेगा। इसकी प्रॉपर पोर्टफोलियो बनी हुई है, यानी इसने टाइम स्पेंड किया अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, इसके पास इतना टाइम है कि वो काम को तमीज़ से लेके चले, अटेंशन टू डिटेल्स देगा। ये एक हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है और बहुत से क्लाइंट्स के दिमाग में इमेज बन जाती है। तो प्रॉपर पोर्टफोलियो होने से आप माने या ना माने इम्पैक्ट आता है। अगर आप की पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है तो सेकंड ऑप्शन इस कि बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गूगल ड्राइव बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज की हुई होती है। उन्होंने प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करा हुआ होता है और डॉक्यूमेंट्स की नेमिंग भी ईजी टू अंडरस्टैंड होती है कि जाके मैं सिंपली देख लूँ कि अच्छा मिसाल के तौर पे मुझे हेल्थ नीश के अंदर राइटर चाहिए, तो एक बंदी ने ऐसा किया हुआ था, एक राइटर ने, कि उसने हेल्थ के अंदर भी ना फर्दर कैटेगराइज किया हुआ था कि डाइट से रिलेटेड ये हैं, फिटनेस से रिलेटेड ये हैं, मेल से रिलेटेड ये हैं, फीमेल से रिलेटेड ये हैं, हेल्थ इश्यूज से। तो उसमें जाके देखने से मुझे पता चल गया था अच्छा इस राइटर ने अच्छा खासा काम किया हुआ है, ना सिर्फ बल्कि और मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर इसको एक्सपर्टीज़ हासिल है। तो इसी हिसाब से जब उसने हमसे नेगोशिएट करना शुरू किया तो उसको हायर पे रेट मिला, बिकॉज वी न्यू वी आर डीलिंग विद समवन प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस और हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज क्वालिटी इज़ नॉट द सेम एज द सैम्पल इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू योर क्लाइंट। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ राइटर्स सैम्पल्स बहुत अच्छे सेंड करते हैं, मे बी आई डोंट नो, मे बी उन्होंने या तो किसी और से लिखवाया हुआ है या तो सैम्पल लिखते टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, और जब उनको मैं टेस्ट टॉपिक असाइन करता हूँ या क्लाइंट की तरफ से भी अक्सर व बेशतर आपको टेस्ट करने के लिए वो टेस्ट सैम्पल सेंड करते हैं। और बहुत सी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो आपको बिठा के 2 घंटे काम करवा लेती हैं या ऑनलाइन आपसे एक टेस्ट ले लेती हैं। काफ़ी कंपनीज़ आपको प्रोबेशन पे रखती हैं और अगर राइटिंग सैम्पल सेम नहीं होता जिस तरीके से हमका आपने शेयर किया था तो वो आपको फारिग कर देती हैं। तो बहुत कॉमन मिस्टेक ये है कि जो क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेक श्योर दैट इज़ ओरिजिनल, दैट इज़ हु यू आर एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट एज अ क्लाइंट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आप ऐसा नहीं करें कि आप हमें A1 क्वालिटी का सामान दिखाएं और जब हम क्वालिटी परचेज़ करने पे आएँ तो वो बिल्कुल ही C- और चाइना ग्रेडेड हो जाए। ऐसा नहीं करें। आप जस्ट बी योर सेल्फ, जितना काम आता है आप उतना ही पोर्टफोलियो में भी दिखाएं और ताकि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो। ऐसा ना हो इवेंचुअली आप क्या कर लोगे, आप ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दिखा के आप अगर B कैटेगरी क्लाइंट को ऑफर करोगे वो आपको फ़ौरन फारिग कर देगा। एंड इट्स जस्ट लाइक कि आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को पहले दिन पे ही ज़ुबा करके ख़त्म कर दें एक वक्त में उससे अंडे लेने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं होता भाई, इट्स अ बैड बिजनेस प्रैक्टिस। आपकी इससे मार्केट में गुडविल नहीं बनेगी, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपको क्लाइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप क्लाइंट के साथ ग्रूम करते रहते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते रहते हैं, क्लाइंट खुद रेफरल्स में लाके और प्रोजेक्ट्स लाके देता है, अपने दोस्तों को रेफ़र कर देता है और फर्दर वहाँ से बिजनेस ग्रो करता है। क्योंकि अब आपकी मार्केट में गुडविल बनने लग गई है, ट्रस्ट वर्दी बनने लग गए हैं, क्योंकि आपकी उसने स्किल के अंदर ग्रोथ देखी। जब आप उसको पहले स्टांस पे ही चीट करोगे ना, दोबारा तो वो आपके साथ टाटा करेगा, दोबारा आपके साथ काम नहीं करेगा। अब अक्सर ऐसा होता है कि बंदे ने प्रोफेशनली अप्रोच किया है, अच्छी ईमेल लिखी है, उसकी पोर्टफोलियो की ड्राइव के लिंक्स भी अवेलेबल हैं, PDF फॉर्मेट में भेजा है, वेल टू डू है। मैंने टेस्ट सैम्पल उसको दिया, टेस्ट भी बहुत अच्छा उसने करके दिया। फोर्थ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत अनरियलिस्टिक प्राइसिंग दे देता है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। कि मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट दिया है, उसकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से तो है, लेकिन जो मार्केट में अगर मिसाल के तौर पे 3 रुपीज़ पर वर्ड रेट चल रहा है वो 6 कोट कर रहा है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन एक चीज़ मुझे मार्केट में इतने की मिल रही है, आप उसका ट्वाइस मुझे सेंड कर रहे हो, और उसका ट्वाइस तो सेंड कर रहे हो, इवन ये भी तो देखो कि क्या वो ब्लॉग पोस्ट मेरे लिए इतना वैल्यूएबल भी है कि मैं उस पर ट्वाइस कॉस्ट वो करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। तो अनरियलिस्टिक इतनी प्राइसिंग भी नहीं रखनी। अगर अव्वल तो आप स्टार्टिंग में आए तो प्राइसिंग आपकी इंतहाई मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, ताकि आप वॉल्यूम्स पे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करें। वंस यू हैव सोल्ड इनफ स्लॉट्स, आपके पास काम तेज़ी से आ रहा है, उसके बाद अपनी आप प्राइसिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक प्राइसिंग रखें ऐसी कि अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए ना, जहां क्लाइंट के साथ आप नेगोशिएट करने के स्टेज तक पहुंच गए, यानी योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन गेटिंग दैट जॉब इज़ अराउंड 65 to 70%। 70% वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में है। अब आगे चीज़ क्या डिसाइड करेगी कि भाई आपने उसको कितना रियलिस्टिकली अप्रोच किया है रिगार्डिंग प्राइसिंग।
आपने उसकी जॉब में से उसको देख लें उसके बजट क्या है। अगर आप फाइवर और अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोफाइल पे जाके देख लें कि जो क्लाइंट ने इससे पहले फ्रीलांसर्स के साथ काम किया है वो एवरेज कितने की गिग बेच रहे हैं। ये भी मैं देख लेता था कि मेरी अगर गिग के ऊपर कोई कांटेक्ट कर रहा है और मैं उसका प्रीवियस हिस्ट्री देख रहा हूँ कि उसने $50 वाले क्लाइंट्स के साथ भी ईजिली काम किया है, यानी वो अफोर्ड कर सकता है, तो इट मेक सेंस कि मैं उसको पर पोस्ट $50 कोट कर रहा हूँ इंटरनेशनली स्पीकिंग। और लोकली स्पीकिंग मैं उसको देख लेता था कि उसके बिज़नेस की वर्थ क्या है, उसके लिए कितना वैल्यूएबल है ये काम। ऐसा तो नहीं है उसके लिए ये काम इतना वैल्यूएबल ही नहीं है, वो चलते का नाम गाड़ी करना चाह रहा है और मैं उसको लंबी सी एक कोड थमा रहा हूँ, वो मेरे साथ करेगा ही नहीं, फिर वो सबसे सस्ते वाले के साथ काम करेगा। दैट इज़ कंसिडरिंग मुझे प्रोजेक्ट विन करना ही करना है। तो आप प्रोजेक्ट को, क्लाइंट को और अपनी सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लें और इस किस्म की प्राइसिंग उसको ऑफर करें जो उसके बजट में भी आए और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, दोनों को फ़ायदा हो रहा हो उस डील के से। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम इज, अगर फ्रीलांसर भी टॉप नॉच होता है, कम्युनिकेशन भी टॉप नॉच होती है, पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छी दी हुई होती है, प्राइसिंग भी रियलिस्टिक देता है, लेकिन इतना डिले करता है रिस्पॉन्स के अंदर कि उसको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, फिर उससे हल्के वाले को प्रोजेक्ट मिल जाता है, सेकेंड पे जो नंबर पे जो आ रहा होता है वो प्रोजेक्ट लेके चला जाता है। देखें, अर्ली बर्ड कैचेस द प्री। आपने टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे जवाब देना है, बी देयर एट द राइट टाइम। जब आप डील क्लोज कर रहे हैं ना, एटलीस्ट इनिशियल उसमें तो आप कोशिश करें जब क्लाइंट ऑनलाइन है, क्योंकि आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको ऑन टाइम रिस्पॉन्ड करें क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास अगर क्लाइंट इंक्वायरी तक आ गया, उसके बाद बिना वो कुछ खरीदे जाना नहीं चाहिए, उसको कुछ ना कुछ बेच दें, उसको अपनी क्लाइंटेल में ले लें और ताकि आगे चल के वो आपको बिजनेस में बेनिफिट दे। तो ऐसा नहीं करो कि आपको सुबह में मैसेज करा जा रहा है तो आप 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हैं जब तक वो प्रोजेक्ट असाइन भी हो गया है। टाइमली उसको इन टाइम मैसेज करो। और अक्सर ऐसा भी होगा कि तुमसे काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज उन्होंने टाइम पे अप्लाई नहीं किया और तुम राइट अपॉर्चुनिटी पे अवेलेबल थे तो तुम्हें वो प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा। ऐसा इवन मेरे साथ एक दफ़ा हो भी चुका है इन फाइवर। एक प्रोजेक्ट था जो पूरे महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और ही वांटेड लाइक 30-35 पोस्ट्स, और एक वो बड़ा प्रोजेक्ट था, अच्छे पैसे मिलने थे उस पर, और वो मुझसे नेगोशिएट करने के फेस तक आ गया था एंड आई वॉज अग्रीइंग टू व्हाट ही वॉज ऑफरिंग। बट उसने बोला कि एक और राइटर है जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आई एम वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्स, मुझे आज ही इस मैटर को क्लोज करना है, इस प्रोजेक्ट को असाइन करना है, लेट अस वेट। मैंने बोला ठीक है, आप जब मुझे मैसेज करोगे आई विल बी अवेलेबल, डोंट वरी अबाउट इट। उसने पाकिस्तानी टाइम में रात के 2 बजे मैसेज किया और मैं फ़ोन लेके बैठा हुआ था। उसने उसी वक्त मैसेज किया कि हे आर यू अप। मैंने बोला यस, कैन यू सेंड मी योर कस्टम ऑफर, यस आई कैन। मैंने सेंड किया, उसने उसी वक्त एक्सेप्ट किया एंड डन। हालांकि जो बंदा मेरे कंपटीशन में उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहा था, ही वॉज अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने टाइम पे कोड भी नहीं भेजी, उसने टाइम पे रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, बस उसने पोर्टफोलियो भेजी, उसकी पोर्टफोलियो अच्छी थी, उसकी प्रोफाइल बहुत पुरानी थी और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इवन आफ्टर दोज फैक्टर्स कंपटीशन के अंदर मैंने उसको बीट कर दिया बिकॉज आई वॉज रेडीली अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट और उसकी डेडलाइन पे मीट कर रहा था। तो ये भी ऐसा अक्सर होता है, डिले नहीं करें। सो दीज आर 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट फ्रीलांसर्स डू, जिसकी वजह से उनके चांसेस ऑफ सक्सेस किसी प्रोजेक्ट को विन करने के इंतहाई किल हो जाता है। तो आई होप यू डोंट डू दैट और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।